दोस्तों दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अच्छी रैंक लाना हम में से कई यंगस्टर्स का सपना होता है। कई लोग आईएएस बनना चाहते हैं तो कई आईपीएस। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेड सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज में भी रुचि रखते हैं। अब इमेजिन करिए कि किसी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर भी लिया हो, लेकिन कम रैंक मिलने के कारण उसे वो सर्विस नहीं मिलती जिसकी उसे कामना थी। तो क्या वो अपना सपना साकार समझेगा? एक एस्पिरेंट जो आईएएस बनके एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहता था, उसे कम मार्क्स की वजह से आईपीएस में इंडक्ट किया गया हो, जहां उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ रहा है। क्या वो अपनी ड्यूटी सेटिस्फैक्टरीली निभा पाएगा? इन सवालों का आप में से अधिकतर लोगों का जवाब ना में ही होगा। दोस्तों, सिविल सर्विसेज को क्लियर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम ऑफिसर बन के अपनी ड्यूटी निभाना होता है। और एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही तरीके से तभी कैरी आउट कर सकता है जब उसे उस सर्विस में इंटरेस्ट हो या उसकी उस सेवा में एक्सपर्टीज हो। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई उपाय है जिससे सही कैंडिडेट्स को सही सर्विसेज में इंडक्ट किया जा सके? क्या हम ऐसा एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं जो कॉमन ग्राउंड्स के साथ साथ सर्विसेज से संबंधित एक्सपर्टीज को भी एग्जामिन करे? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी विषय पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में पर्टिकुलर सर्विस के लिए पर्टिकुलर एग्जाम क्यों होने चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि हाल ही में इंडियन रेलवेज द्वारा अनाउंस किए गए इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस से बाकी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है और इसकी हिस्ट्री क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। यह एग्जाम भारत सरकार की हायर सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए इंडक्ट किया जाता है। इन सिविल सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसी सेवाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इन सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए हर साल एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इस परीक्षा को ब्रिटिश रूल के समय से ही आयोजित किया जा रहा है। 1854 में भारत को अपनी पहली मॉडर्न सिविल सर्विस देने वाले मैकेले कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम को कॉम्पिटिटिव एंट्री एग्जामिनेशंस के माध्यम से मेरिट बेस्ड सिस्टम के आधार पर एक परमानेंट सिविल सर्विस द्वारा रिप्लेस किया जाना चाहिए। मॉडर्न सिविल सर्विसेज के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सर्विसेज शामिल हैं। 1855 के बाद से इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस में रिक्रूटमेंट पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होने लगी। शुरुआत में आईसीएस के लिए ऑफिसर्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से रिक्रूट किए जाते थे, इसलिए ये एक एलीट सर्विस मानी जाती थी। धीरे धीरे इसने अपने दरवाजे इंडियंस के लिए भी खोलने शुरू किए और 1922 से इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंडिया में भी कंडक्ट किया जाने लगा। बल्कि ब्रिटिश राज के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसे रिफॉर्म, मॉडर्नाइज और रैशनलाइज किया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस से पहले आईएएस, आईपीएस और अन्य सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम्स सेपरेटली हुआ करते थे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सर्विसेज के लिए एक कॉमन एग्जाम के फेवर में थे, जिसके सिलसिले में वो आज़ादी से कुछ महीने पहले अक्टूबर 1946 में स्टेट प्रोविंसेस के हेड से भी मिले थे। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज़ादी के बाद भी आईएएस, आईपीएस जैसे सीनियर पोजीशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट होते रहने चाहिए और साथ ही अलग अलग कंडक्ट करने की बजाय एक कॉमन एग्जाम के माध्यम से ऑफिसर्स सिलेक्ट होने चाहिए। उनका मानना था कि इन सर्विसेज का रिटेंशन और कॉमन एग्जाम से एडमिनिस्ट्रेटिव गैप अवॉइड किया जा सकेगा और साथ ही भारत जैसे डाइवर्स रिपब्लिक के लिए सिविल सर्वेंट्स के रूप में स्टील फ्रेम को रिटेन रखना भी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉरेन सर्विसेज में कैंडिडेट्स का इंटरव्यू बेस्ड इंडक्शन चाहते थे, लेकिन इस प्रपोजल को भारत की इंटरिम गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री द्वारा अपोज किया गया, जिसने इंसिस्ट किया कि सारी रिक्रूटमेंट्स एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से की जाएंगी। भारत के आजाद होने के बाद आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट के लिए हर साल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने लगे, लेकिन शुरुआत के कुछ सालों तक आईएएस, आईएफएस और आईपीएस में सिलेक्शन के लिए कुछ और सेट्स ऑफ क्राइटेरिया भी थे।
जैसे आईएएस और आईपीएस कैंडिडेट्स को मास्टर्स लेवल के कुछ एडिशनल पेपर्स भी अटेम्प्ट करने होते थे। और वहीं आईएफएस के सिलेक्शन में इंटरव्यू मार्क्स का वेटेज ज्यादा हुआ करता था। आईपीएस के केस में बाकी एलाइड सर्विसेज के मुकाबले केवल एक ही ऑप्शनल पेपर देना होता था, जो कि ऑनर्स लेवल का हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इन क्राइटेरिया को भी रिफॉर्म्स के माध्यम से रिमूव कर दिया गया। साथ ही कॉमन एग्जाम को अधिकतर लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि ये सारी सर्विसेज के लिए एक सिंगल एग्जामिनेशन का मतलब तभी बनता है जब इन सर्विसेज की वर्किंग कंडीशंस में यूनिफॉर्मिटी हो, यानी जब सर्विसेज की डिमांड्स अलग अलग हैं तो कॉमन एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए। खैर, इस आर्गुमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और सिविल सर्विसेज के लिए एक कॉमन एग्जाम्स होते रहे। 1976 के कोठारी कमीशन द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया गया कि हालांकि सिविल सर्विसेज की प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनके कॉम्पिटेंस, गुड कैरेक्टर और सेंस ऑफ कमिटमेंट जैसे जनरल क्वालिटीज तो कॉमन ही है और इसलिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एस्पिरेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोठारी कमीशन ने एक 2 स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस रिकमेंड किया, जिसमें फर्स्ट स्टेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का होगा और दूसरा स्टेज मेंस रिटन एग्जामिनेशन और एक पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का होगा। कोठारी कमीशन के बाद भी कई कमिटीज द्वारा समय समय पे रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए थे, जिनमें से कुछ एक्सेप्ट होते थे और कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता था। दोस्तों, आज के सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रोसेस हम सभी जानते हैं, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट्स मेंस रिटन एग्जाम लिखते हैं और फिर जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। इसके अलावा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ऑलमोस्ट साल भर चलने वाला पूरा एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए कॉमन होता है। साथ ही रैंक और कैंडिडेट्स की प्रेफरेंसेस के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सर्विस अलॉट की जाती है। टॉप सर्विसेज आईएएस, फिर आईएफएस और उसके बाद आईपीएस और आईआरएस होते हैं। इन सर्विसेज के अलावा भी ट्रेड, रेलवेज और ऑर्डिनेंस जैसी कई सेंट्रल सर्विसेज मौजूद होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रैंक कम मिलने पे कैंडिडेट्स के अपने प्रेफरेंस के बावजूद उन्हें टॉप सर्विसेज में जॉब नहीं मिलती, यानी जैसे जैसे रैंक कम होती जाती है वैसे वैसे टॉप सर्विसेज में सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। CSE 2022 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था तो ये भी अनाउंस किया गया था कि इंडियन रेलवेज ने 8 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज को मर्ज करते हुए न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, जिसे इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS का नाम दिया गया है। इस सर्विस के लिए रेलवेज अब सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेगा। माना जाता है कि रेलवे बोर्ड ने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि इंडियन रेलवेज जैसे एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रन करने से काफी अलग है। कई एक्सपर्ट्स ने इस न्यू सर्विस के फॉर्मेशन को सही बताते हुए कहा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेट मूवमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बिल्ड किए जाने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे न्यू एम्फेसिस के साथ इंडियन रेलवेज में अब अलग एक्सपर्टीज की जरूरत है जो एक कॉमन एग्जाम एग्जामिन नहीं कर सकता। इसलिए IRMS के इंट्रोडक्शन के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब CSE के थ्रू जर्नलिस्ट रिक्रूटमेंट को खत्म कर देना चाहिए या फिर से हर सर्विस को अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि सिविल सर्विसेज में सेपरेट एग्जाम की बात की जा रही हो। 2012 में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने इंडियन पुलिस सर्विस के लिए सही एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वाले कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेपरेट एग्जामिनेशन का सुझाव दिया था ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन इस सजेशन को केवल 6 स्टेट्स ने फेवर किया था, जिसके कारण इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। कोठारी कमीशन ने पॉइंट आउट किया था कि ऑफिसर्स में कई क्वालिटीज सिमिलर होने के कारण उनके लिए कॉमन एग्जाम कंडक्ट करना सेंसिबल है। साथ ही एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी कॉमन एग्जाम उनके लिए बेटर माना जाता है क्योंकि उन्हें डिफरेंट सर्विसेज के लिए अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कॉमन एग्जाम के थ्रू क्या इस सेवा में उन अधिकारियों को शामिल करना उचित है जो कभी भी वो पर्टिकुलर सर्विस ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कम रैंक वाला कैंडिडेट IPS या IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी एस्पिरेंट को कम रैंक के कारण एक ऐसी सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? सर्विस में इंटरेस्ट ना होने के कारण हो सकता है कि वो कैंडिडेट अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम ना करे और देश की डेवलपमेंट में बेस्ट कंट्रीब्यूशन ना दे सके। इससे नुकसान भारत सरकार को सबसे ज्यादा होगा, जिसने उसकी ट्रेनिंग, अकोमोडेशन और अन्य सभी सुविधाओं का बंदोबस्त अपने पैसों से किया।
इसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले कई सवाल जर्नलिस्ट अप्रोच से पूछे जाते हैं, जैसे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, टैक्सेशन इत्यादि। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन सर्विस स्पेसिफिक नहीं होते, जिसके कारण ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स इन्हें आंसर कर पाते हैं। लेकिन उन कैंडिडेट्स में किसकी कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है ये पता नहीं चल पाता। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के कंपलसरी पेपर्स को सारी सर्विसेज के लिए कॉमन तो रखना चाहिए, लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और रेवेन्यू सर्विसेज के लिए सर्विस स्पेसिफिक पेपर्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए, जिसमें आईएएस के लिए पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, आईपीएस के लिए क्रिमिनल लॉ और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, आईएफएस के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स और आईआरएस के लिए टैक्स पॉलिसी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस होना चाहिए। इस तरह सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स कंडक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान ही कैंडिडेट्स की एक्सपर्टीज़ या उनकी इंटेलिजेंस किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है इसका पता लगाया जा सकेगा और सही सर्विस में राइट ऑफिसर्स इंडक्ट किए जा सकेंगे। इस अप्रोच से एग्जामिनेशन फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड भी हो जाएंगे, साथ ही बेस्ट आउटपुट के साथ देश की गवर्नेंस हो पाएगी। इतना ही नहीं, एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही सर्विस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने से कैंडिडेट्स को भी अपने एप्टीट्यूड समझ आएगा और फिर वो सर्विस प्रेफरेंस उस बेसिस पे इजीली कर पाएंगे। इनफैक्ट ऑफिसर्स जब सही सर्विस में जाएंगे तो उन्हें मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और जॉब डिससेटिस्फैक्शन इशू भी कम फेस करने पड़ेंगे। ऑफिसर्स की सर्विस क्विट करके किसी वेल प्लेइंग प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करने की संभावना भी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए क्या डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने चाहिए, और अगर वो संभव नहीं भी है तो क्या एक स्पेशलाइज पेपर के थ्रू उन एग्जाम्स को ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा फोकस बनाया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये सुझाव ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाएगा किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, या फिर डिफरेंट एग्जाम रखने की वजह से कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से मुश्किलें बढ़ सकती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेजर हर्डल्स बीइंग फेस्ड बाय ऑफिसर्स हु ज्वाइन द मच कोवेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया? एंड विद दैट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।